हेलो एवरीवन दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हम दोस्तों क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। अब आज इसी के आगे दोस्तों क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आज इसी के आगे दोस्तों क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। पहले फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था। देखिए, जलवायु के बारे में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था? एक तो मौसम होता है, एक जलवायु होता है। मौसम अल्प समय के लिए, जबकि जलवायु लंबे समय के लिए, 30 से 35 साल के लिए दोस्तों जो भी तापमान, आर्द्रता, नमी, ठीक है, साथ ही साथ वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन होता है वो दोस्तों क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र हैं जो ऋतु वेधशाला इंदौर है उसमें उन्होंने 4 जलवायु क्षेत्र डिसाइड किए हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर का मैदान। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तर का मैदान हो जाएगा। फिर मालवा का पठार हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी हो जाएगा और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर का जो मैदान है इसमें आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, जो उत्तर का मैदान है इसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। मालवा का जो पठार है उसमें समशीतोष्ण जलवायु है, ना गर्मी ना सर्दी। नर्मदा सोन घाटी जो है उसमें कर्क रेखा के कारण गर्मी तो पड़ती है पर ठंड सामान्य पड़ती है। इसी तरह विंध्य पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने दोस्तों क्या जाना था? हमने जाना था कि आखिरकार दोस्तों ऋतुओं के बारे में जाना था। तो पृथ्वी बनाई थी, ये विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत कब होता है? 21 मार्च 23 सितंबर। कब होता है दोस्तों? 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। जबकि सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत कब होता है? 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जहां गर्मी पड़ेगी वहां क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होगा। कम होगा तो जहां सर्दी होगी वहां ज्यादा होगा। फिर उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ दोस्तों क्या होगी? पवने चलेंगी। तो पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अपने मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं, यूनाला, चौमासा और सियाड़ा। यूनाला गर्मी को कहा गया मध्य मार्च से मध्य जून तक हो जाएगा। गर्मियों में दोस्तों जो औसत तापमान है, ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दक्षिण से उत्तर की तरफ तापमान जो है ये बढ़ता है और गर्मियों में औसत तापमान यहाँ पर ज्यादा होता है। इसके अलावा महीने की हम बात करें तो मई माह में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था खजुराहो में, हो जाएगा 49.2 डिग्री, यानी 49 डिग्री आप ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोस्तों देखा था मध्य जून से लेके मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी और अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके कारण इनके वृष्टि छाया प्रदेश में तो वर्षा नहीं होती, पर इनके दक्षिणी भागों में अच्छी खासी वर्षा होती है। और फिर यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं तो वर्षा कम, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो वर्षा कम हो जाएगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मावट भी होते हैं, सर्दियों के समय में इधर वर्षा होती है जिसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिसे मावट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर सितंबर अक्टूबर में दोस्तों दोबारा से गर्मी पड़ती है जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है, तो गर्मी हो जाएगी, फिर वर्षा ऋतु हो जाएगी और फिर याद रखना दोस्तों शीत ऋतु हो जाएगी। शीत ऋतु जो है ये मध्य अक्टूबर से लेके मध्य मार्च तक जो है ये शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। सबसे पहले ये ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, फिर आपको याद रखना है ये वर्षा ऋतु हो जाएगी, फिर आपको ये याद रखना है दोस्तों शीत ऋतु हो जाएगी। फिर आपको क्या याद रखना है दोस्तों? शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, वर्षा ऋतु हो जाएगी और शीत ऋतु हो जाएगी। तो ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रखना है शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, शीत ऋतु यानी सर्दियां। सर्दियों में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया उत्तरी भागों में तापमान सबसे कम होता है, उसकी तुलना में दक्षिणी भागों में तापमान जो है अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि महासागर के पास है,
इसके अलावा समुद्र के भी पास है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, यानी तापमान सर्दियों में दोस्तों ज्यादा रहता है। ये हमने जान लिया था, यानी शीत ऋतु तक जो है ये हम जान चुके थे। अब आइए मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण अब हम जान लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण जो है ये हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण जानने से पहले हम आखिरकार भारत में वर्षा का वितरण जो है ये जानते हैं। भारत में वर्षा का जो वितरण है ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा पे लंबवत होगा, ठीक है, जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर दोस्तों क्या होगा, लंबवत। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है वो होती है। जब यहाँ पर सूर्य लंबवत होता है तो यहाँ पर दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो दोस्तों टेम्परेचर जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सॉरी, गर्मी बढ़ेगी तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम होगा, क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी तो पवनें ऊपर उठेंगी, पवनें ऊपर उठ जाएंगी तो नीचे वायुमंडलीय दाब कैसा होगा, कम होगा। इसके विपरीत यहाँ पे सूरज नहीं होगा तो इसका मतलब गर्मी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और पवनें जो है वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ खींचती है। ठीक है, तो जो विषुवत रेखा है उधर से भी पवनें खींच रही है और ये दोस्तों ऐसे पवनें खींचती हुई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। इसीलिए अब दोस्तों यहां पर है ये अरब सागर, यहां पर है ये दोस्तों अरब सागर, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उस तरफ है दोस्तों बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस तरफ है अरब सागर और दूसरी तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ क्या है, अरब सागर और दूसरी तरफ दोस्तों क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब ये मानसून इधर है पूर्व, इधर है दोस्तों पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। अब दोस्तों ये जो है दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है। यहां से दोस्तों पवनें जो है पानी से नमी ले रही है और मध्य प्रदेश में आगे वर्षा कराएगी। तो इसीलिए गर्मियों में पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, जबकि सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, गर्मी इधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, गर्मी कम, प्रेशर ज्यादा, तो फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ पवनें चलेंगी और उन पवनों से वर्षा होती है, नहीं तो वो सूखी पवनें जो हैं ये कहलाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। तो इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये याद रखना, गर्मी ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, गर्मी कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया। हाँ चलिए अब देखिए दोस्तों, ये अरब सागर की शाखा और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये आता है। अब ये आता है तो दोस्तों पूर्वी घाट में टकराता है और संघनन के माध्यम से यहाँ पर भयंकर वर्षा करता है। ठीक है, और भयंकर वर्षा करता है तो देखो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कुछ से पवनें इधर चली जाती हैं और कुछ पवनें जो हैं ये इधर चली जाती हैं। फिर ये दोस्तों अरब सागर की शाखा जो है ये इधर आगे अपना मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पहुंचती है और इधर सतपुड़ा पर्वतमाला से टकरा के मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा करती है। फिर नर्मदा घाटी से इधर विंध्याचल साइड भी कुछ कुछ वर्षा जो है ये करती है। अब दूसरी तरफ आइए दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं ये मानसूनी पवनें हैं, ये दोस्तों क्या करती है दोस्तों, पर्वतों से टकराती है और फिर दोस्तों इधर आती है। और जब इधर आती है तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतमाला है और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, याद रखना दोस्तों उनसे ऊपर उठती है। अब पवनें जब ऊपर उठेंगी तो 1 किलोमीटर उठेंगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो बादल बनाएगी, संघनन होगा और संघनन के माध्यम से दोस्तों वर्षा करवाएगी। संघनन के माध्यम से क्या कराएगी, वर्षा। जैसे ये मान लीजिए सतपुड़ा पर्वतमाला है, पवनें ऊपर उठी,
ऊपर उठी, बादल बनी, फिर इतना ठंडा हो गया कि संघनन के माध्यम से वर्षा कराने लग गई। पर जब यहाँ पर पवनें वापस नीचे गिरेंगी तो गर्म होंगी तो यहाँ पर कोई भी पर्वत नहीं मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होंगी और पवनें आगे चली जाएंगी। इसीलिए जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, इसका जो दक्षिण वाला भाग है, इधर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो उत्तर वाला भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। इसी वजह से जो निमाड़ का मैदान है इसमें बहुत ही कम वर्षा होती है और ये अच्छी खासी नमी ग्रहण करके आती है। सतपुड़ा और मैकल पठार, तामिया ये बहुत ऊंचे हैं। इस कारण मध्य प्रदेश के इन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में दोस्तों क्या होती है, वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा इसी कारण जो है ये सबसे ज्यादा होती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो इसी कारण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में दोस्तों क्या होती है, वर्षा होती है। अब दोस्तों वर्षा जो है इसको हम इस मैप से अब अच्छे से समझते हैं। तो ये है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला और ये वाली जो है विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी। सतपुड़ा पर्वतमाला में दक्षिण पूर्वी भागों में दोस्तों ऊपर पवनें उठती हैं और इधर वर्षा कराती है। दूसरी तरफ दोस्तों ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। इस कारण निमाड़ का जो मैदान है उसमें बहुत ही कम वर्षा हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इधर अरब सागर की शाखा आ रही है, टकरा रही है, वर्षा करा रही है, फिर यहाँ टकरा रही है, वर्षा करा रही है। इधर दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए पवनें सीधी निकल जाती है। इधर दोस्तों आ रही है सतपुड़ा पर्वतमाला से टकरा रही है वर्षा, फिर विंध्याचल से टकरा रही है, इधर वर्षा। पर विंध्याचल का उत्तरी भाग ये वृष्टि छाया प्रदेश है, तो यहां पर वर्षा कम हो रही है और कोई भी अगला पर्वत नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश के, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, इन क्षेत्रों में वर्षा जो है बहुत कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ज्यादातर छोटी पत्तियों वाले कटीले वन हमें देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? कटीले वन जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो अब देखो दोस्तों, एक तो अरब सागर की शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों शाखाओं में से पूछे मध्य प्रदेश में वर्षा किस शाखा से ज्यादा होती है, तो अरब सागर की ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा होती है। अरब सागर की शाखा से इधर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा जो है ये होती है। अच्छी खासी वर्षा जो है ये होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। तो वर्षा एक प्रकार का संघनन है, वो पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और पुनः ठंडा होकर धरती पर बूंदों के रूप में गिरता है। मध्य प्रदेश में वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से, मध्य प्रदेश में ओवरऑल साल भर में जो वर्षा होती है ना, ये सबसे ज्यादा वर्षा इसकी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। 80 से 90% वर्षा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से 50% ही वर्षा होती है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, अब देखिए सर्वाधिक वर्षा वही दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी से शाखा होती है और उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में, अरब सागर से वर्षा पश्चिमी भाग में और मध्य प्रदेश में लगभग 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और हम मध्य प्रदेश में जब इस तरफ जाएंगे, इस तरफ दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की तरफ, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। या फिर हम कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा जो है क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है। तो याद रखना, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होगी। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भी वर्षा दोस्तों क्या होगी? कम होगी। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा दोस्तों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है जिसमें आपको याद रखना, बालाघाट जिला जो है ना उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 150+ सेंटीमीटर वर्षा जो है बालाघाट में होती है। जैसे मैं आपको इधर ब्लैंक मैप से बताता हूँ, बालाघाट जिले में 150+ सेंटीमीटर वर्षा होती है। इधर वर्षा ज्यादा होती जाती है। अब मान लीजिए कोई जिला पूछ ले इधर वाला कि इनमें सबसे ज्यादा वर्षा किसमें होती है, तो समझ जाना बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा साइड वर्षा अच्छी खासी होती है। सीधी में 138 सेंटीमीटर जो है ये वर्षा होती है। रीवा में हम बात करें तो 116 सेंटीमीटर जो है ये वर्षा होती है। इधर सागर में हम बात करें तो 122 सेंटीमीटर जो है ये
वर्षा होती है। इंदौर में हम बात करें तो 90 सेंटीमीटर, ये देखो मालवा में इधर 90 उधर 122 हो जाएगा। झाबुआ में हम बात करें तो लगभग 77 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पंचमढ़ी में हम बात करें तो लगभग 212 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अलावा श्योपुर साइड 77 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भिंड के गोहद में सबसे कम वर्षा होती है, 62 लगभग सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में वर्षा का मिश्रण आपको वैसे ही दिख रहा है, इधर ज्यादा फिर कम, ठीक है, फिर इधर ज्यादा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा, इधर इधर कम होते हुए जाती है। सबसे ज्यादा वर्षा पठार पूछे तो बघेलखंड का पठार में होती है। इसके अलावा सतपुड़ा का ये हिस्सा, बघेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से दोस्तों क्या होती है, वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी लिखी हुई ये चीजें आप सुकून से पढ़ते रहना। तो बालाघाट में 150 प्लस सेंटीमीटर, फिर सीधी में 138, रीवा में 116, फिर इधर 122 से 62, 77, ये चीजें हो जाएगी। इस तरह मध्य प्रदेश में क्या होता है दोस्तों, वर्षा का वितरण होता है। हाँ, सबसे ज्यादा इधर ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ना, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पठार पूछे तो बघेलखंड का पठार, और सबसे ज्यादा वर्षा पंचमढ़ी बहुत ऊंचा है, तो यहां पर 212 सेंटीमीटर वर्षा जो है ये होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और रीवा पन्ना के पठार में भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा इधर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी साइड होती है। मालवा के पठार में औसत वर्षा है ये 120 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, जनवरी और फरवरी माह में मैंने बताया वर्षा चक्रवातों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, जिसे मावट कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में दोस्तों क्या हो जाएगा, मावट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, मावट हो जाएगा। पश्चिमी हिस्सों में दोस्तों क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के मावट हो जाएगा। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, हाँ, अब आइए मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा है। निम्न वर्षा, औसत से कम, औसत और औसत से अधिक। तो आपको वैसे ही दिख रहा है, ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र, और ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम, औसत और औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इस तरह मध्य प्रदेश में वर्षा का जो वितरण है वो आप ऐसे ही बता पाओगे। 150 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ हो जाएगी, फिर 125 से 150 सेंटीमीटर हो जाएगी, फिर 75 से 125 हो जाएगी, और फिर ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में नहरें, ट्यूबवेल और कुएं हमें देखने को मिल जाएंगे। यानी वर्षा का पानी नहीं हो रहा है तो पानी के लिए दूसरे सोर्सेस ढूंढे जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आइए दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता। अब आइए मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या, वर्षा की परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता क्या होती है, तो परिवर्तनीयता होता है कि पहले की तुलना में औसत से अधिक वर्षा होना या कम वर्षा होना, उसकी परिवर्तनीयता होती है। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। जैसे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में वर्षा जो है वो क्या होती है दोस्तों, कम होती है। इस क्षेत्र में वर्षा जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक बार दोनों जगह ही यहां पे मान लो 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, यहां पे वर्षा हो रही है मान लो 100 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है, वहां पे 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहां पर 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। अगले साल हमने क्या देखा, ठीक है, अगले साल हमने क्या देखा कि दोनों जगह वर्षा जो है वो 5% बढ़ गई। ठीक है, यहां भी 5% बढ़ गई, और यहां पर भी दोस्तों जो है ये 5% बढ़ गई। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको समझो आप ऐसे, यानी यहां पर ऐसे मान लो कि हर बार दोस्तों यहां पर मान लो कि आप 20 सेंटीमीटर वर्षा बढ़ गई। ठीक है, और
10 सेंटीमीटर बढ़ी, 20 नहीं, 10 को आप अच्छे समझ पाओगे। यहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा बढ़ी, यहाँ पर भी दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में 10 सेंटीमीटर वर्षा बढ़ी। तो यहाँ पर हम परसेंटेज देखेंगे, परिवर्तनीयता कितनी आई, तो यहाँ पर 10% की एक्स्ट्रा परिवर्तनीयता आई, जबकि इधर हम देखेंगे तो 100% की परिवर्तनीयता आई। 100% की दोस्तों क्या आई थी, परिवर्तनीयता आई थी। यानी पहले की तुलना में औसत से अधिक या औसत से कम वर्षा होना ही उसकी दोस्तों क्या है, परिवर्तनीयता हो जाएगी। इससे नुकसान भी होता है, जैसे यहाँ की जलवायु, यहाँ की कृषि उसी अनुसार करते हैं। एकदम से ज्यादा वर्षा हो जाए, एकदम से कम वर्षा हो जाए तो वो नुकसान यहाँ की फसलों को भी हो जाता है। तो समझ जाना कि जहां पर वर्षा कम होती है, जहां पर वर्षा जो है ये कम होगी, वहां पर वर्षा की परिवर्तनीयता ज्यादा होगी। तो जहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वर्षा कम होगी, वहां पर वर्षा की परिवर्तनीयता दोस्तों क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जहां पर वर्षा कम होगी, वहां पर वर्षा की परिवर्तनीयता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जहां वर्षा कम होगी, वहां पर वर्षा की परिवर्तनीयता जो है ये ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जहां पर वर्षा कम होगी, वहां पर वर्षा की परिवर्तनीयता ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर वर्षा का परिवर्तनीयता ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, और फिर हमें औसत देख लेना है। तो मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, या पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ हम जाएं, तो वर्षा की जो परिवर्तनीयता है, वर्षा की जो परिवर्तनीयता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर परिवर्तनीयता बढ़ेगी। अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में परिवर्तनीयता कितनी है, 35% हो जाएगी। भिंड में दोस्तों वर्षा कम होती है, मतलब परिवर्तन बहुत आएगा, 48%। ठीक है, 8 यानी ठाठ से भिंड के गोहद के लोग बैठे थे, कह रहे 48% परिवर्तनीयता आ गई। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में परिवर्तनीयता 35%। देखो कथन के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना, और ओवरऑल भी आ सकता है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता याद रखना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है 35%। औसत मध्य प्रदेश में कितनी है, 19% परिवर्तनीयता। कैसे याद रखें, देखो व से ना से नौ, यानी मध्य प्रदेश में हम कह रहे हैं कि परिवर्तन होता रहे, हम तो वैन में घूमेंगे चाहे वर्षा कितनी परिवर्तित हो। तो लगभग याद रखो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा में परिवर्तनीयता कितनी है, तो याद रखना लगभग 19.5% है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा में परिवर्तनीयता कितनी है, तो आपको लगभग याद रखना है 19.5% है। ठीक है, लगभग 19.5% जो है ये मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की परिवर्तनीयता। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कितनी है, 35%। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कितनी है दोस्तों, 35% हो जाएगी। भिंड में कितनी है, 48.4%। भिंड में कितनी है दोस्तों, भिंड में 48.4% हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 35%, मध्य प्रदेश में 19.5%, खरगोन में भी सेम है 48% हो जाएगी। जबकि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विजुअल करो कि हम झंडा फहरा रहे हैं, 15 से 15 अगस्त पे हम झंडा फहराते हैं, तो हम झंडा फहरा रहे हैं कि सबसे कम है उधर परिवर्तनीयता, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 15%। ओवरऑल मध्य प्रदेश की औसत है वैन घुमा दे पूरे में 19.5%, इधर 35%, भिंड में और खरगोन में 48% वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद भी रखना, लिंक से कॉन्सेप्ट को भी समझना, एक एक चीज बिल्कुल दिमाग में प्रवेश करनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। हाँ, अब आइए मध्य प्रदेश का तापमान की हम बात करते हैं। तो तापमान तो आपको पता ही है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में तापमान गर्मियों में सबसे ज्यादा होता ही है, और सर्दियों में भी तापमान सबसे कम किधर रहता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ही तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, शिवपुरी और मुरैना हो जाएगा, जिसमें जनवरी में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो सबसे ठंडा स्थान सर्दियों में शिवपुरी और मुरैना, जहां पर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, वर्ष भर में ताप में अंतर उत्तरी भाग में अधिक होगा, जबकि दक्षिणी भाग में क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, गर्मियों में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री है,
गर्मियों में 42 डिग्री है, सर्दियों में दोस्तों 18 डिग्री है और औसत 33 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा तापमान मई के माह में, यानी सबसे ज्यादा गर्मी मई के माह में, जबकि सबसे कम तापमान जनवरी के माह में, यानी जनवरी में दोस्तों जो है सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्मी मई में, सबसे ज्यादा सर्दी जनवरी में। औसत तापमान 33 डिग्री, गर्मियों में 42, सर्दियों में याद रखना 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा औसत दैनिक तापमान, यानी औसत दोस्तों दैनिक तापमान सबसे ज्यादा कहां है? ग्वालियर में। यानी एक दिन में हम देखें तो सबसे ज्यादा औसत जो है दैनिक तापमान ग्वालियर में और सबसे कम पंचमढ़ी में है। ठीक है, ध्यान रखना। ताप में अंतर सबसे ज्यादा किस माह में आता है? मार्च के महीने में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और न्यूनतम औसत तापमान शिवपुरी में, दिन का ग्वालियर में है। खजुराहो में 49 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा तापमान हमें देखने को मिला। ठीक है, तो औसत तापमान मध्य प्रदेश में 33, गर्मियों में 42, सर्दियों में 18 हो जाएगा। सबसे कम पंचमढ़ी में एक दिन में और सबसे ज्यादा ग्वालियर में औसत दैनिक तापमान हो जाएगा। मई में सबसे ज्यादा गर्मी, जबकि जनवरी में हमें सबसे ज्यादा सर्दी देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिक तापमान भी ध्यान रखना। हालांकि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु मैंने पढ़ाई थी तो आपको अच्छे से बता दी थी। ठीक है, अच्छे से बता दी थी। अब आइए दोस्तों, AR सुब्रमण्यम। हाँ, अब मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण हम बात करें तो कुछ विद्वानों ने मध्य प्रदेश की जलवायु को दोस्तों बांटा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने 1991 में तापमान को और वर्षा के वितरण को आधार बनाया कि मध्य प्रदेश में तापमान कैसा है ओवरऑल और वर्षा का वितरण किस तरह, वर्षा कैसे क्या हो रही है। इस आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को और कोपेन के जो जलवायु का वर्गीकरण का आधार है ना, उसे भी ध्यान में रखते हुए सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण जो है, इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 3। कौन कौन सी दोस्तों? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। सबसे पहले याद रखना, ऐसे विजुअल करो। तो सुब्रमण्यम से विजुअल करो। सुब्रमण्यम स्वामी थे, तो वो अपने मध्य प्रदेश में बैठ गए, तापमान को देख रहे हैं, वर्षा को देख रहे हैं और गाना गीत गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण, AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण, इन्होंने 1991 में तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अर्धशुष्क अथवा स्टेपी। अब स्टेपी के मैदान होते हैं ना, स्टेपी मतलब वही हो जाएगा जहां छोटे छोटे घास हो या फिर कटीले वन हो, तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेपी। अपने मध्य प्रदेश में कटीले वन या घास कहाँ होंगे? छोटे छोटे, जहां वर्षा कम होगी। ये तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है ना, ये अर्धशुष्क अथवा स्टेपी है। इसको तोड़ने का प्रयास करो। सबसे पहले देखिए अर्धशुष्क। अर्धशुष्क, अर्ध यानी आधा, शुष्क यानी बिल्कुल सूखा। ठीक है, अर्ध यानी आधा, शुष्क यानी सूखा। यानी यहां पर दोस्तों रेगिस्तान की तरह तो सूखा नहीं है, पर आधा सूखा है। यहाँ स्टेपी प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर वन जो है वो हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सूखा इतना नहीं होता है जितना रेगिस्तान की तरह होता है, पर यहाँ पर सूखा होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया? थर्ड, ये क्या कहते हैं अपना, AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार मानकर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। ठीक है, अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, अर्ध यानी आधा, शुष्क यानी सूखा हुआ, यानी यहाँ पर आधा सूखा है और साथ ही साथ स्टेपी प्रकार की जलवायु है। तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु है। फिर दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, गर्म
शीतोष्ण वर्षा जलवायु। यानी यहां पर ये मध्य प्रदेश का जो सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र है ये गर्म शीतोष्ण जलवायु का है। गर्म शीतोष्ण जलवायु मतलब गर्म यानी गर्मी, शीतोष्ण यानी शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी, वर्षा यानी वर्षा। यानी यहां पर दोस्तों गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, उष्ण भी होता है, यानी ये गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर वर्षा भी होती है। यानी यहाँ पर गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखो शीत ऋतु सर्दी होती है, पर सर्दियां क्या होती है, शुष्क होती है, सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। और गर्मियां कैसी होती है, गर्म। तो गर्म शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्म वर्षा वाली जलवायु यहाँ होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है पर गर्मी होती है यहाँ पर, और उष्ण भी जलवायु हो जाएगी। तो उष्ण वर्षा जलवायु, तो गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु कहां पर, ये मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में। याद रखना आपको गर्म शीतोष्ण जलवायु हो जाएगी। तो याद रखना अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु जिसमें शुष्क शीत ऋतु होती है और गर्म ग्रीष्म काल होता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग पश्चिम से पूर्व की तरफ गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगी। उष्ण यानी गर्म, कटिबंध यानी ये कटिबंध होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, उष्ण यानी गर्म, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो गर्म कटिबंधीय और आर्द्रता यानी नमी वाली जलवायु। अब सबसे ज्यादा नमी कहां होगी, इधर ही तो होगी। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक है, शुष्क यानी यहां पर शुष्कता भी कुछ जगह रहती है। तो A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन नारायण ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। ठीक है, वही दोस्तों कोपेन ने भी 3 भागों में बांटा, पर कहीं कहीं 2 भाग भी हमें देखने को मिलते हैं कि कोपेन ने 2 भागों में बांटा। पर यहां पर ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है ये कह रही है कोपेन के अनुसार ही बता रही है, यानी कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को ही इन्होंने आधार माना था। और इन्होंने भी कहा कि हम 3 प्रकार से बांटते हैं। तो अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, गर्म शीतोष्ण और उष्ण गर्म कटिबंधीय आर्द्रता वाली शुष्क जलवायु है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता वाली शुष्क जलवायु हो जाएगी। तो दोबारा देखिए गर्म शीतोष्ण अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता वाली शुष्क जलवायु दक्षिणी भाग में हो जाएगी। समझ में आ गया। हाँ, इसके अलावा दोस्तों थॉर्नवेट महोदय ने थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण की विधि का उपयोग करके भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो ये देखो ये थॉर्नवेट के अनुसार है, जबकि ये कोपेन के अनुसार 3 भागों में, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक है, A.R. सुब्रमण्यम और T. श्रीमन नारायण ने भी इसका वर्गीकरण दिया, तापमान और वर्षा के वितरण को। अब आइए दोस्तों, इन्होंने तापमान वर्षा के साथ साथ जल के संतुलन को भी ध्यान में रखा। ठीक है, इन्होंने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा, तर अल्पाद्र, शुष्क अल्पाद्र और अर्ध शुष्क हो जाएगा। तो तर अल्पाद्र, शुष्क अल्पाद्र और अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए तर अल्पाद्र। ठीक है, तर्प अल आद्र हो जाएगा। तर यानी बिल्कुल पानी में तैर रहे हैं, पानी है। अल्प यानी कुछ जगह पे दोस्तों आर्द्रता है, यानी आर्द्रता है पर कुछ जगह पे दोस्तों आर्द्रता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर साल जो है पानी ही रहेगा। यहाँ पर बारिश के मौसम में अच्छा खासा पानी रहेगा, पर आपको याद रखना है दोस्तों अल्प यानी कुछ समय के लिए पानी नहीं रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो तर यानी पानी वाली आर्द्रता वाली जलवायु, पर अल्प समय के लिए बिना आर्द्रता भी रह सकते हैं। तो तर अल्पाद्र जलवायु हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुष्क अल्पाद्र जलवायु हो जाएगी, यानी यहां पर दोस्तों जरूरी नहीं है आर्द्रता पूरी जगह ही हो, कुछ जगह तो नहीं रहेंगी। इसी तरह अब यहां पर दोस्तों यहां पानी बहुत ज्यादा तर अल्पाद्र, पर इसके अलावा इन क्षेत्रों में दोस्तों पानी
कम है इसकी तुलना में, तो ये शुष्क भी रहेंगे कुछ जगह पे, तो शुष्क अल्पाद्र यानी कुछ जगह पे सूखा भी रहेगा। ठीक है, तो शुष्क अल्पाद्र वाली जलवायु भी हो जाएगी। तो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है, ये तर अल्पाद्र हो जाएगा, यहां पर ये शुष्क अल्पाद्र हो जाएगा, और यहां पर कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगी। अर्ध यानी आधा भाग, शुष्क यानी सूखा। तो पूरा तो सूखा है नहीं, रेगिस्तान की तरह आधा सूखा है। तो तर अल्पाद्र पानी है, आर्द्रता भी है और कुछ जगह नहीं भी है, पर यहां शुष्क यानी सूखा भी है, आर्द्रता भी है, और यहां अर्ध शुष्क आधा सूखा है। तो तरल पाद्र, ठीक है, तरल पाद्र साथ ही साथ अपना शुष्क अल्पाद्र और अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगी। तो थॉर्नवेट महोदय ने भी 3 प्रकार से बताया, कोपेन के अनुसार भी 3 था, और AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने जो कोपेन के वर्गीकरण का फॉर्मूला यूज किया उस आधार पर भी 3 है। अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, गर्म शीतोष्ण, और साथ ही साथ याद रखना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक है, तो अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु गर्म शीतोष्ण हो जाएगी, और साथ ही साथ आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। ठीक है, तो अर्धशुष्क अथवा स्टेपी गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु हो जाएगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इतना याद हो गया सभी को, आगे बढ़ें। हाँ, इसी के साथ दोस्तों ये अपना मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये कंप्लीट होती है। एक एक चीज आप अच्छे से जो है ये समझ चुके होंगे, और यही इसमें लिखा है। इसमें दोस्तों कोपेन को भी कहीं कहीं 2 लिखा है, कहीं कहीं 3 भी लिखा है। ठीक है, ये जो 3 है यही आधार हो जाएंगे, तो AWCWG प्रकार की जलवायु हो जाएगी। ठीक है, कोपेन ने दोस्तों पूरे विश्व की जलवायु को ABCDE के रूप में बांटा है। कैपिटल A मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, कैपिटल A मतलब दोस्तों क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। स्मॉल w मतलब दोस्तों क्या होता है, जहां शीत ऋतु शुष्क हो, तो इसीलिए उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु अपनी MP में है, पश्चिमी एरिया में, जबकि शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश के उत्तर और उस क्षेत्रों में हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर CWG प्रकार की जलवायु पूरे सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, अब देखिए मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं मृदा की, यानी मिट्टी की हम बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मृदा को जानने से पहले आखिरकार ये जानिए कि मृदा बनती कैसे है। मृदा जो है ये बनती कैसे, देखिए मृदा 1 सेंटीमीटर भी बनने में दोस्तों हजारों लाखों साल लग जाते हैं, और मृदा जो है ना ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यानी एक तरह से आप समझ लो पपड़ी जो होती है ना वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एक तरह से मृदा हो जाएगी। अब मृदा हजारों सालों में, कोई भी पर्वतमाला है, कोई भी दोस्तों पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला में दोस्तों जो ये मृदा है ये हजारों सालों में चट्टानों के, अब चट्टान जो है जैसे गर्म हुई फिर ठंडी हुई, फिर बारिश हुई, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, तो चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय मतलब क्या होता है, अपनी जगह टूटना। ठीक है, चट्टानों के अपर्दन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो अपक्षय, अपर्दन, और निक्षेपण। निक्षेपण मतलब निक्षेप के रूप में एक जगह जम जाना। तो दोस्तों जो मृदा होती है वो चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के कारण हजारों सालों में दोस्तों क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। हजारों सालों में दोस्तों क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब दोस्तों मृदा यानी जो चट्टानों के टूटने, एक जगह से दूसरी जगह जाने और निक्षेप के रूप में जम गई। अब जमेगी तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे आएंगे, वो भी दोस्तों क्या होंगे, इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे, फिर चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होगा। तो इस तरह धीरे 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 हजारों सालों की क्रिया में मृदा का निर्माण होता है। मृदा का दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों एक मृदा का जो कण होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो एक मृदा के कण में दोस्तों क्या कहते हैं, वायु होती है 25%, 25% जल होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना 45% खनिज होते हैं।
तो ये 50% हो जाएगा, ये मान लो यहाँ पे 45% एक मृदा के कण में दोस्तों क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है, 25% मान लो क्या होता है, 25 वायु और जल हो जाएगा। ठीक है, 25% वायु हो जाएगा और 25% आप मान के चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और बचे 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। और इन्हीं से मिलके दोस्तों क्या बनती है, मृदा बनती है। इन सभी से मिलके दोस्तों क्या बनती है, मृदा बनती है। तो मृदा जो है उसमें जल होता है, वायु होता है, खनिज होता है और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन सभी से मिलके दोस्तों क्या बन जाती है, मृदा बन जाती है। ठीक है, याद रखना है, मृदा का एक कण में ये सारी चीजें होंगी। मृदा हजारों सालों में चट्टानों के अपक्षय से, अपरदन और निक्षेपण के कारण मृदा का दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है। तो चट्टानों के अपक्षय से, अपरदन और निक्षेपण के कारण दोस्तों किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा भी दोस्तों अलग अलग तरह की होती है। जैसे एक तो हो जाएगी दोस्तों बजरी, बजरी होती है, बजरी। बजरी तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे घर वगैरह बनते हैं ना जिसमें बजरी यूज होती है। तो बजरी जो होती है ना, उसमें दोस्तों जो कण होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें तो पानी ऐसे ही छन के निकल जाएगा, इसमें ये मृदा कोई की काम की नहीं है। फिर बजरी के बाद आपको याद रखना रेत या बालू, रेत या बालू होते हैं। इसमें दोस्तों जो कण होते हैं वो इनकी तुलना में बहुत ही पास पास होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। फिर गाद, ठीक है, फिर गाद हो जाएगा और फिर हो जाएगा दोस्तों चीका। ठीक है, गाद और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, चीका। तो इनके ही परसेंटेज से मिलके दोस्तों मृदा बनती है। ठीक है, मृदा बनती है। तो बजरी, रेत, गाद, चीका, रेत गाद चीका, इन तीनों के परसेंटेज से मिलके कोई भी मृदा बनेगी। जैसे काली मृदा है, अब काली मृदा जो है चिपचिपी है, बहुत चिपक जाती है। स्वयं जोत वाली मृदा है तो उसमें चीका ज्यादा होगी। ठीक है, जो अपनी जलोढ़ मृदा है उसमें दोस्तों रेत और गाद जो है ये ज्यादा होगी। तो ऐसे पहले तो इसको याद करो, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो मृदा याद नहीं रहेगी। तो विजुअल करो, बड़ी बड़ी बजरी थी, बजरी के बड़े बड़े कंकड़ हमने रेत पे फेंके। रेत पे जैसे ही फेंके तो वहां एक मजदूर काम कर रहा था, वो थक गया। उसने कहा रेत और मुलायम मिल जाए तो गद्दे जैसी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो वो गद्दे पे लेटा, एकदम से गद्दे से गिर गया तो चिल्लाया, चीखा, चीखा। तो बजरी, रेत, गाद, चीका, इसी रेत, गाद और चीका का जो परसेंटेज मिलके जो है ये किसी भी मृदा का कण जो है वो बनाता है। ठीक है, काली मृदा में चीका का परसेंटेज ज्यादा है, इधर जलोढ़ मृदा में रेत और गाद का। समझ जाना, जो मृदा क्या कहते हैं दोस्तों पानी वगैरह सोख नहीं पाती उसमें रेत ज्यादा हो जाएगी। उपजाऊपन कम होगा तो समझ जाओ रेत जो है वो मृदा होगी। ठीक है, तो उसमें रेत मतलब रेत का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ गया मृदा के बारे में। अब आ जाइए दोस्तों मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वितरण आप अच्छे से देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर गहरी काली मृदा है। ठीक है, तो गहरी काली मृदा मतलब ये मत सोचना नर्मदा सोन घाटी में ही है। ये इधर यहाँ पर गहरी काली मृदा है, ये यहाँ पर गहरी काली मृदा है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मालवा के भी कुछ हिस्सों में हमें गहरी काली मृदा मिलेगी। ठीक है, फिर मध्यम काली मृदा हो जाएगी ये बॉक्सेस में जो है। ये देखो साधारण काली मृदा यहाँ है, कुछ यहाँ भी है। ठीक है, अलग अलग जगह पे है। फिर छिछली काली मृदा इधर सतपुड़ा श्रेणी में हमें ये देखो छिछली काली मृदा कुछ कुछ जगह देखने को मिलेगी। लाल काली लाल मिश्रित मिट्टी भी है, जलोढ़ भी है, लाल बजरी युक्त मिट्टी है, लाल रेबीजी और लाल दोमट मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी हो जाएगी और लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। तो ये आपको मृदा के बारे में याद रखना है बेसिक बेसिक। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण कैसा क्या हुआ ये मैंने बता दिया। इसके अलावा नदियां जो बहा के लेके आती है ना, उनसे भी मृदा का निर्माण होता है। जैसे जलोढ़ मृदा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ, वायु, जल और खनिज पाए जाते हैं। अब भारतीय मृदा संस्थान कहां पर है, भोपाल में। भारतीय मृदा संस्थान दोस्तों कहां पर हो जाएगा, भोपाल में। और इसकी स्थापना ठाट यानी 8
तो भारतीय मृदा संस्थान की स्थापना भोपाल में 1988 में हो गई थी। 1988 में भारतीय मृदा संस्थान की स्थापना भोपाल में हो गई थी। और भारतीय मृदा संस्थान ने मध्य प्रदेश की जो मृदा है, मिट्टियां, उन्हें 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है, जबकि एमपी की मंडी वेबसाइट में 7 लिखे हैं। तो आपको प्रमुख रूप से 5 याद रखना है। इसमें देखिए, ये आपको दिखेगी, यहां पर हमें जलोढ़ मृदा मिलेगी, यहाँ काली मृदा, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। ठीक है, इसके अलावा इधर मिश्रित है, लाल, पीली, काली सब है। यहाँ लाल पीली है और यहाँ पर लेटेराइट मृदा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लेटेराइट लेट गए, यहाँ लाल पीली, यहाँ मिश्रित है, यहाँ जलोढ़ और यहाँ पर काली मृदा जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, काली मृदा जो है ये हमें देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, काली, लाल पीली, जलोढ़, लेटराइट और मिश्रित मृदा। अब दोस्तों, ये जो काली मृदा या रेगुड़ मृदा है, इसे खुद फिर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 43% भाग पे। अब इसमें से गहरी काली, साधारण और छिछली, सबसे ज्यादा साधारण काली मृदा है। अब देखिए, जैसे मध्य प्रदेश का ये वाला भाग जो है, मध्य प्रदेश का ये वाला भाग जो है, ये दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अब इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्ष से अपर्दन और निक्षेपण, मैंने बताया था, अपनी जगह टूटना, दूसरी जगह जाना और निक्षेप के रूप में जमना। तो अपक्ष से अपर्दन और निक्षेपण के कारण यहां पर दोस्तों काली मृदा बिछी। अब नर्मदा सोन घाटी क्या है? भ्रंश घाटी है, तो वहां पर गहराई है, तो काली मृदा बहुत ज्यादा बिछेगी ना, इसीलिए वहां पर हमें गहरी काली मृदा मिलेगी। ठीक है, अब सतपुड़ा है, तो वहां पर चट्टानों के अपक्ष से अपर्दन निक्षेपण के कारण ज्यादा मृदा नहीं बिछेगी, तो वहां छिछली है काली मृदा। जबकि मैदान मालवा का पठार समतल मैदान है, तो वहां पर समतल काली मृदा है। ठीक है, तो समतल, गहरी और छिछली हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि पूरे मालवा के पठार में समतल हो, कहीं कहीं जगह गहरी काली मृदा भी हो सकती है। ठीक है, तो समतल काली मृदा सामान्य, इसके अलावा गहरी और छिछली काली मृदा हो जाएगी। तो याद रखना, साधारण काली मृदा जो है वो सबसे ज्यादा है काली मृदा में भी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मृदा है, पर 3 प्रकार की है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। कौन सी दोस्तों? साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो जिसमें से याद रखना साधारण काली मृदा है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम काली मृदा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी जो मृदाएं है ना, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और की तो कमी मिलेगी हमें। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की सभी ऑलमोस्ट मृदाएं जो है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी मिलेगी। ठीक है, अब जो ये काली मृदा है, इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर याद रखना, ये स्वयं जोत वाली मृदा कहलाती है। ठीक है, ये स्वयं जोत वाली मृदा कहलाती है, यानी इसमें आपको जुताई करने की भी जरूरत नहीं है, ये फूलती अपने आप फैलती है, तो ये स्वयं जोत वाली मृदा भी कहलाती है। कौन सी? काली मृदा। तो काली मृदा के बहुत सारे नाम है, जैसे कन्हर मृदा, रेगुड़ मृदा, कपासी मृदा, स्वतः कृषि मृदा, स्वयं कृषि करने वाली, चेर नोजम हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम की अधिकता कारण। तो ऐसे विजुअल करो, एक चेयर पे बैठे हैं, नोजल लेते हुए एक आदमी मृदा में पानी डाल रहा है। लोगों ने कहा, कान्हा जी क्या कर रहे हो तुम? कन्नर मृदा, चेर नोजम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं चेयर नहीं, इसको मृदा को रगड़ रहा हूं, तो रेगुर मृदा हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, काली मृदा को क्या क्या कहा गया? कन्हर मृदा, रेगुड़, कपास की खेती अच्छी होती है इसलिए कपासी मृदा, स्वयं जोत वाली मृदा और चेर नोजम हो जाएगा। इसको अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप बेसिक याद रखना, कन्हर, रेगुड़, कपासी, स्वयं जोत वाली मृदा हो जाएगी। बनी कैसे? वही बेसाल्ट चट्टानों के अपक्ष से अपर्दन और निक्षेपण के कारण। अब इसका काला रंग क्यों होता है दोस्तों? इसमें याद रखना, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जो है ये खनिज पाया जाता है और लोहा, आयरन वगैरह इसमें पाया जाता है, तो इसीलिए इसका रंग जो है वो ज्यादा काला होता है। ठीक है, तो काला रंग क्यों है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग जो है ये काला हो जाएगा। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, ठीक है, ये खनिज पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो मृदा है ये कैसी है? क्षारीय गुण ज्यादा दिखाती है। देखिए, पीएच मान के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं।
जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। जिसका पीएच मान दोस्तों 7 से कम होगा वो समझ जाना वो मृदा अम्लीय मृदा होगी। और जिसका पीएच मान यदि 7 से ज्यादा होगा वो मृदा कैसी होगी? क्षारीय मृदा होगी। ठीक है, अब जो क्षारीय मृदा है उस मृदा का हमें उपजाऊपन बढ़ाना है तो हम जिप्सम मिलाएंगे। और यदि कोई मृदा अम्लीय है तो हमें उसका उपजाऊपन बढ़ाना है तो हम चूना मिलाएंगे उस मृदा में। वो जब दोस्तों जो मृदा वैज्ञानिक है वो इतना जानते हैं, आपको इतना नहीं जानना, आपको एक सामान्य बेसिक जानना है। जिसका पीएच मान 7 है मतलब समझ जाओ उसका उपजाऊपन ज्यादा है। 7 से कम है चूना मिलाओ, 7 से ज्यादा है जिप्सम, जीप चढ़ा दो, जिप्सम मिलाओ। ठीक है, तो ये मृदा कैसी है दोस्तों? क्षारीय मृदा हो जाएगी। और जल ग्रहण क्षमता इसकी अधिक है, उर्वरता भी अधिक है। और सूखने के बाद दोस्तों इस मृदा में दरारें पड़ जाती है ऐसी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे खेत काली मृदा कैसे कि सूखने के बाद उनमें दरारें पड़ जाती है। स्वयं जोत वाली ये मृदा होती है। कौन सी? काली मृदा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 43% भाग पर पाई जाती है। और पता है ये मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, बुंदेलखंड का दक्षिणी हिस्सा भी कुछ क्षेत्र काली मृदा से आच्छादित है। ठीक है, यह मिट्टी जो है वो पानी मिलने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और पानी की कमी होने पर सिकुड़ जाती है। ऐसे दोस्तों पानी इसमें देखा करो आप, ये फूल जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है और पानी की कमी होगी तो वापस दोस्तों ये मृदा सिकुड़ जाएगी। तो इसीलिए इसे स्वयं जोत वाली मृदा कहते हैं। इसमें आप हल भी नहीं चलाओगे ना तो भी फसल उग जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें चीका की मात्रा भी अधिक होती है परसेंटेज में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा दोस्तों मतलब ऐसी रहती है कि उसमें से बहुत सारी चीजें नहीं निकलेगी बाहर, उपजाऊपन बना रहता है इसका। ठीक है, तो ये काली मृदा समझ में आ गई। काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी होती है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग जो है ये काला होता है। इसे कनहर, रेगुड़, स्वयं जोत वाली मृदा, कपासी मृदा और चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षारीय प्रकार की मृदा है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा हो जाएगा। इस मिट्टी का निर्माण अब लाल पीली है। इसका मतलब कहां पर होगी? ये मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में, बघेलखंड साइड। बघेलखंड साइड जो है कौन सी मृदा होती है? तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, लाल पीली मृदा। बघेलखंड साइड कौन सी मृदा होती है? तो याद रखना लाल पीली मृदा जो है ये बघेलखंड साइड हो जाएगी। ठीक है, लाल पीली मृदा जो है वो बघेलखंड साइड हो जाएगी। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखना है लाल पीली मृदा से रिलेटेड। क्या क्या याद रखना है? क्या क्या याद रखना है लाल पीली मृदा से रिलेटेड? तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है लाल पीली मृदा से रिलेटेड, ये जो लाल पीली मृदा है मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो ये लाल पीली मृदा है इनमें यहाँ पर चट्टानें कौन सी मिलेगी? गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्ष से सबसे प्राचीन चट्टानों में से आर्कियन, धारवाड़। सोचो, इसका मतलब प्राचीन है मतलब बहुत गहराई से होगी और गहराई में खनिज पाया जाता है, लोहा। तो इसीलिए दोस्तों ये जो चट्टानें हैं मतलब ऊपर आती है तो इनके अपक्ष से अपर्दन निक्षेपण के कारण लाल मिट्टी बनती है। और लाल मृदा में जब जल मिलता है तो ये पीली बन जाती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर लाल पीली मृदा हो जाएगी। अब ये दोस्तों लाल पीली है, इसका मतलब ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर खनिज मिलेंगे बहुत ज्यादा। हालांकि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है इसलिए धान की खेती जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से होती है लाल पीली मृदा में। ठीक है, तो लाल पीली मृदा याद रखना मध्य प्रदेश के लगभग 37% यानी दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा काली मृदा, दूसरे नंबर पे लाल पीली मृदा हो जाएगी। कहां पर? बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग वही रवेदार और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। ठीक है, लोहे से हवा जब मिलती है तो ये एक तरह से लाल रंग। और यदि पानी मिला देंगे यानी फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल, उसमें पानी मिला देंगे तो ये पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की तो कमी होती है, कम उर्वर होती है और इसमें आयरन तत्व की अधिकता होती है। इसीलिए तो इसका रंग क्या है दोस्तों? लाल होती है, पर ये उर्वर कम होती है। ठीक है, उर्वरता इसकी कम होती है। इसका पीएच मान अम्लीय से क्षारीय होता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला साइड पाई जाती है। ठीक है, और यह अधिक उपजाऊ नहीं होती है।
अधिक उपजाऊ ये नहीं होती है, परंतु वर्षा की अधिकता के कारण चावल की पैदावार अच्छी खासी होती है और चावल इस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? लाल पीली मृदा के लिए। किसके लिए दोस्तों? लाल पीली मृदा के लिए चावल जो है ये सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब आइए दोस्तों जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हो जाएगी। जलोढ़ मृदा जो है ये मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा जो है ये पाई जाती है, नदियों के द्वारा बहाव से, इसके अलावा चट्टानों के अपक से, अपरदन से ये मृदा बनती है, तो इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसे क्षारीय मृदा और दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्षारीय या दोमट मिट्टी भी कह देते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर दोस्तों कौन सी मृदा पाई जाती है? यही जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा है, ठीक है। ज्यादातर जहां मैदानी भाग है, पर्वत चट्टान नहीं है, क्योंकि नदियां पाएगी तो वहां पर जलोढ़ मृदा ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना। तो इसका निर्माण बुंदेलखंड के नीस और चंबल जैसी नदियों द्वारा निक्षेपित जो पदार्थ हैं, जो बहा के लाए गए, उन्हीं से इस मृदा का निर्माण हुआ है। इस मृदा में याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट, रेत और गाद की मात्रा का परसेंटेज हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जैव तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस की इसमें कमी होती है, पर आपको याद रखना है दोस्तों पोटास जो होता है वो अच्छी खासी मात्रा में इसमें होता है। चूना भी होता है, तो अम्लीय गुण भी ये नहीं दिखाएगी, ठीक है। अम्लीय गुण दिखाती तो चूना मिला देते, तो चूना तो इसमें समुचित मात्रा में होता है, पोटास भी होता है, इसीलिए इसका उपजाऊपन बना रहता है। यानी लगभग पीएच मान इसका 7 के बराबर ही देखने को मिलेगा। ये उदासीन प्रवृत्ति की हो जाएगी। और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। कौन सी? जलोढ़ मृदा हो जाएगी। और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर में पाई जाती है। इसमें गेहूं, सरसों, कपास हो जाता है। और भारत में भी सर्वाधिक क्षेत्र पे जलोढ़ मृदा। तो हमने सबसे पहले कौन सी मृदा जानी थी? काली मृदा। काली मृदा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती है। काली मृदा को चेरनोजम, कपासी मृदा, स्वयं जोत वाली मृदा कहते हैं। काली मृदा के बाद आपको याद रखना है ये लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? लाल पीली मृदा हो जाएगी। लाल पीली मृदा के बारे में हम अच्छे से जाने तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये काली मृदा, ये लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा के बारे में आपको ध्यान रखना है वही फेरिक ऑक्साइड, और इसमें जल मिल जाए तो वो पीला रंग हो जाएगा, बघेलखंड साइड। फिर जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के बाद लेटेराइट मृदा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी भागों में लेटेराइट मृदा हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी भागों में आपको याद रखना है लेटराइट मृदा जो है ये हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी यानी यहां पर हम लेट गए, ठीक है, लेटराइट मृदा। अब यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। वर्षा भी यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस मृदा में निक्षालन की क्रिया भी जो है वो भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध में भारी वर्षा से जल के साथ चूना, पत्थर और सिलिका बह जाता है, इसीलिए से इसमें निक्षालन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा निक्षालन की क्रिया किस मृदा में होती है? तो याद रखना इसी लेटराइट मृदा में होती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ मात्रा में लेटराइट मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल में हो जाएगी, ठीक है। अम्लीय प्रकृति की ये मृदा होती है। इसे लाल भूरी मिट्टी भी कह दिया जाता है लेटराइट मृदा को, ठीक है। वही मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पे लेटराइट। तो देखो 3% भाग पे लेटराइट, 3% भाग पे जलोढ़, 43 भाग पे ये हो जाएगी, और 37% भाग पे लगभग मैं बता रहा हूं ये मृदाएं हो जाएंगी, थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काली, सबसे दूसरे नंबर पे लाल पीली मृदा। समझ में आ रहा है? अच्छे से चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि लाल पीली मृदा जो है कृषि के लिए उपजाऊ होती है? नहीं, खनिजों के लिए बढ़िया है। ये बहुत मतलब कम उपजाऊ होती है, पर लेटराइट तो मृदा जो है वो सबसे कम उपजाऊ होती है, ठीक है। ये मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसलिए इस मृदा में
खनिज पाए जाते हैं, पर याद रखना दोस्तों ह्यूमस की कमी है। इसमें ज्यादातर मसाले, कॉफी, जो मोटा अनाज है ये होता है। तो मक्का, ज्वार, कॉफी और मसाले हमें देखने को मिल जाएंगे। और निस्सालन की क्रिया भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? इसी लेटराइट मृदा में ही होती है, जिसमें जल के साथ चूना, पत्थर और सिलिका बह दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी काली मृदा, फिर लाल पीली, फिर जलोढ़ और फिर लेटराइट। अब आइए मिश्रित मृदा। अब आइए मिश्रित मृदा। यहाँ मिश्रित है, लाल, पीली, काली सब हमें देखने को मिलेगी, जो कि कौन सी मृदा है? मिश्रित मृदा हो जाएगी। तो कुछ क्षेत्रों में लाल पीली, कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी हमें देखने को मिलेगी, तो मिश्रित रूप से पाई, ठीक है, मिश्रित रूप से पाई जाती है। मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर 10 बहाने बना के मिश्रण कर दो तो ये मिश्रित मृदा पाई जाती है। एक तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो ये याद रखना, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये मिश्रित मृदा जो है ये पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लाल पीली और साथ ही साथ काली मिट्टी जो है ये मिश्रित रूप में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी मुख्यतः बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है। उर्वरता शक्ति इसकी भी कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और प्रमुख फसलें हमें ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मिश्रित मृदा की ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मिश्रित, लाल पीली और साथ ही साथ जलोढ़ मृदा, ये 5 प्रकार की मृदाएं जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया। हाँ, अब आइए मृदा का अपरदन। मृदा का अपरदन एक तो दोस्तों जो चंबल नदी है ये बहुत बड़ी नलियां बना रखी इन्होंने, और उन नलियों में बहती है, अब बह बह के नलियों को काट रही है। ठीक है, इधर चंबल साइड, तो इसीलिए दोस्तों चंबल क्षेत्र में मध्य प्रदेश में चंबल नदी से अवनलिका अपरदन, ये मृदा अपरदन का बड़ी समस्या है। इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, क्योंकि चंबल नदी यहाँ जब उफान धारण करती है तो मार्ग बहुत परिवर्तन किया है इसने, इसलिए बीहड़ बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस मृदा अपरदन 2 तरह का होता है। एक तो दोस्तों वही नदियों के द्वारा, दूसरा एक तरह से जो झूम कृषि होती है ना, इससे भी मिट्टी को नुकसान ही पहुंचता है। ठीक है, ये ज्यादातर मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत का कट कट कर बह जाना क्या है? मृदा का अपरदन है। अब जैसे ये कोई मृदा है, ये कोई खेत है, अब उसमें ऊपरी सतह का कट कट कर बह जाना मृदा का अपरदन है। हालांकि बहुत तरह के होते हैं, मेंस में इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए ये इतना बेसिक है। ठीक है, तो मृदा का अपरदन दोस्तों क्या होता है? मिट्टी का जो ऊपरी परत है, मृदा की दोस्तों जो ऊपरी परत है, मृदा की दोस्तों जो ऊपरी परत है उसका बह जाना ही दोस्तों क्या है? मृदा का अपरदन हो जाएगा। तो मृदा की ऊपरी परत का बह जाना ही दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखना, मृदा का अपरदन। अब वो बारिश की बूंदों के द्वारा बह सकते हैं, यदि जानवरों के खुर हैं उनके द्वारा बह सकते हैं, जो खेतों में मड़ बनाई जाती है उनके द्वारा बह सकते हैं, या फिर नदियों के द्वारा जो बहाई गई मृदा है उसके द्वारा मिट्टी का अपरदन हो सकता है। अब इसके कारण क्या है? एक तो वनों और वनस्पतियों को काट लिया सबको, इधर अभाव भी है, और भूमि पठारी, पहाड़ी और ढलवा है, जिसके कारण तेज बारिश के कारण जो पानी है वो ऊपरी परत को बहा के ले जाता है। ठीक है, अब इसको बचाएं कैसे? तो बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, जमीनों को दोस्तों क्या करो? समतल करो, मिट्टी को एकजुट रखने के साथ समतल करो, और वर्षा के पानी का उचित निकास रखो, कि उचित निकास से वर्षा का पानी निकल जाए। यदि पूरी मिट्टी को बहा के ले जाएगा तो मृदा का अपरदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। ये आप सभी को अच्छे से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया? और इसी के तहत दोस्तों ये अपना मध्य प्रदेश की जलवायु और जो मृदा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में दोस्तों हम इसके एमसीक्यूज जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम इसके एमसीक्यूज जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, मिश्रित मृदा और लाल पीली मृदा हो जाएगी। ठीक है, लाल पीली मृदा हो जाएगी। तो काली, जलोढ़,
काली, जलोढ़, लेटेराइट, लाल पीली और मिश्रित मृदा, 5 प्रकार की मृदाएं हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।